सभी को प्रणाम। आज का हमारा विषय वक्री ग्रहों को लेकर के है, जिनके द्वारा हम पिछले जन्म के पेंडिंग कर्मों को देख सकते हैं और इनको देखने के लिए 2 चीज़ें हैं। पहली कि कोई भी आत्मा तभी जन्म लेती है, जब उसका कुछ पेंडिंग कर्मा रह जाता है, कुछ इनकम्प्लीट कर्म रह जाता है, तभी वह नया जन्म लेती है। अब इस विषय को यदि समझा जाए, तो मनुष्य जो कुछ भी कर्म कर रहा है, जो कुछ भी संचित कर्मों में से कर्म कर रहा है या जो कुछ भी फ्री विल से जो कुछ भी कर्म कर रहा है, वह सब अपने आप में सही है, परंतु आत्मा का यह उद्देश्य नहीं था। उसका उद्देश्य उस पर्टिकुलर कर्मा को कंप्लीट करना था, जिसकी वजह से उसने जन्म लिया था। अब इस विषय को यदि समझा जाए, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसी को समझने के लिए वक्री ग्रहों के द्वारा हम उन कर्मों को जान सकते हैं। अब इसमें दूसरी चीज आती है कि वक्री ग्रह होते क्या हैं? तो वक्री ग्रह, वक्र का मतलब होता है पीछे की तरफ चलना। मतलब कोई भी ग्रह जब वक्री हो जाता है, तो वह आगे ना जा करके पीछे की तरफ चल रहा होता है। मतलब वह उस पर्टिकुलर कर्मा को कंप्लीट करने के लिए पीछे की तरफ जा रहा होता है। इस वजह से वह वक्री होता है और इसी वजह से राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, क्योंकि राहु और केतु के पास सारा पेंडिंग कर्मा का लेखा जोखा होता है। शनि देव के पास सभी कर्मों का लेखा जोखा होता है, परंतु राहु और केतु के पास सारा पेंडिंग कर्मों का लेखा जोखा होता है। इसी वजह से राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। अब जो 7 ग्रह हैं, जिनमें कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं, वह कभी वक्री नहीं होते और बाकी 5 ग्रह बुध, शुक्र, शनि, गुरु और मंगल यह वक्री हो जाते हैं। तो जब यह ग्रह वक्री हो जाते हैं, तो यह ग्रह भी अपने कारकत्व के अनुसार पूर्व जन्म के वो जो पेंडिंग कर्मा है, उसको दिखाते हैं। तो पहले हम इन ग्रहों को देखेंगे कि इन ग्रहों के द्वारा कैसे उस कर्मा को कैसे देखना है, पर्टिकुलर उस कर्मा को कैसे देखना है, पेंडिंग कर्मा को। उसके बाद हम राहु केतु के द्वारा देखेंगे कि राहु केतु कैसे उन पेंडिंग कर्मा को शो करते हैं। तो चलिए इनको प्रैक्टिकली पत्रिका से समझते हैं। यह एक पत्रिका मैंने ली है 4 दिसंबर 1975 की 7:20 सुबह। वृश्चिक लग्न की यह पत्रिका है। यह पत्रिका मैंने इसलिए ली है क्योंकि इसमें 3 ग्रह वक्री हैं। राहु केतु के अलावा इसमें 3 ग्रह वक्री हैं। मंगल, गुरु और शनि। गुरु द्वितीयेश होकर के और पंचमेश होकर के पंचम भाव में ही स्थित हैं, वक्री होकर के। मंगल लग्नेश और षष्ठेश होकर के अष्टम भाव में वक्री होकर के स्थित है और शनि तृतीयेश और चतुर्थेश होकर के नवम भाव में स्थित है। अब कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, तो वह अपने कारकत्व के अनुसार उस पेंडिंग कर्मा को शो करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां का भी उसने भाव का स्वामित्व लिया हुआ होता है, उस भाव के कारकत्व के अनुसार भी वह फल देता है। अब जैसे गुरु है, तो गुरु बच्चों के भी कारक हैं, वह गुरु के भी कारक हैं। अब यदि हमने देखना है कि वह पर्टिकुलर क्या पेंडिंग कर्मा शो कर, वह गुरु से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा शो कर रहा है या फिर वह बच्चों से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा शो कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि वह उन्होंने स्वामित्व कहाँ का लिया हुआ है। यदि उन्होंने नवमेश नवम भाव का स्वामित्व लिया हुआ है, तो वह गुरु से रिलेटेड कर्मा शो करेंगे और यदि वह पंचमेश है, तो वह बच्चों से रिलेटेड कर्मा शो करेंगे। इस तरीके से हमने भाव देखना होता है और ग्रह को देखना होता है कि वह ग्रह कौन है, उसका कारकत्व और कहाँ उन्होंने स्वामित्व लिया हुआ है भाव से। इस केस में, इस पत्रिका में गुरु ने द्वितीय भाव का स्वामित्व लिया हुआ है और पंचम भाव का, और पंचम भाव में ही वह स्थित है। यानी कि
बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि गुरु बच्चों के कारक है और वो पंचमेश होकर के पंचम भाव में स्थित हो गए, इसका मतलब बच्चों से रिलेटेड कुछ पेंडिंग कर्मा है, कुछ इनकम्प्लीट कर्म पिछले जन्म में बच्चों से रिलेटेड रह गया था, जो कि इस जन्म में इस जातक को पूरा करना है। इसी तरीके से मंगल को यदि हम ले, तो मंगल इस पत्रिका में लग्नेश और षष्ठेश है। लग्न हमारा हमारा शरीर होता है, लग्न हमारा फिजिकल बॉडी है, और मंगल जो है वो देह कारक होते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में वह लग्नेश होते हैं। तो इस वजह से वह देह कारक हो, जैसे गुरु जीव कारक होता है, ऐसे मंगल देह कारक होते हैं। तो वह मंगल लग्नेश भी हो गए इस पत्रिका में, मतलब भाव भाव का स्वामित्व भी उन्होंने देह का ले लिया, और वह कारक होकर के रेट्रो हो गए अष्टम भाव में। तो इसका मतलब पूर्व जन्म में कुछ शरीर से संबंधित, यानी देह से संबंधित कुछ कार्य गलत हुआ था, कुछ कार्य नेगेटिव हुआ था, शरीर का नेगेटिव यूज करा गया था। इस वजह से मंगल इस पत्रिका में लग्नेश होकर के रेट्रो हुए। अब वह जो कर्मा था वो नेगेटिव क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि लग्नेश होकर के वह अष्टम में अपने से अष्टम चले गए, अपनी राशि से, जो कि हम लग्न भाव का भी हम विचार कर रहे हैं। तो लग्न से वह यदि पंचम में होते या फिर वह नवम में होते, तो वह ये पोजीशन अच्छी थी, परंतु वह लग्नेश होकर के अष्टम में आ गए अपनी राशि से, इस वजह से वो पोजीशन नेगेटिव बता रहा है। इस वजह से हम कहेंगे कि जातक को इस जन्म में भी शरीर से संबंधित इश्यूज आएंगे। जब भी मंगल की दशांतर दशा चलेगी, तो उनको इस जन्म में भी इश्यूज आएंगे, क्योंकि पिछले जन्म में बॉडी का मिसयूज करा गया था। अब ऐसे यदि मंगल लग्नेश ना होते इस पत्रिका में, तृतीयेश होते यदि, तो तृतीय भाव जो है वो साहस को शो करता है, करेज को शो करता है, और मंगल भी कारक है करेज के। तो यदि तृतीयेश होते मंगल, तो हम कहते, और तृतीयेश होकर के वक्री हो जाते, तो हम कहते कि पिछले जन्म में साहस की कमी, कुछ जो है साहस से रिलेटेड कोई, मतलब कोई ऐसी घटना घटित हुई जिसमें जातक को साहस दिखाना था, परंतु वह नहीं दिखाया गया। इस वजह से वह तृतीयेश होकर के मंगल वक्री हुए। जिन लोगों की भी पत्रिका में मंगल तृतीयेश होकर के वक्री हैं जन्म पत्री में, उनके लिए यह बात लागू है, क्योंकि मंगल तृतीयेश होकर के तृतीय भाव करेज का है, और मंगल खुद कारक है करेज के। तो पास्ट लाइफ में कुछ करेज से रिलेटेड जो है चीजें नहीं हो पाई, इस वजह से इस लाइफ में भी जब भी मंगल की दशांतर दशा चलेगी, तो ऐसे कुछ लाइफ में इवेंट्स होंगे जिनमें साहस दिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो उस समय पर यदि वह जातक साहस दिखा देता है, उस साहस के साथ, करेज के साथ उस इवेंट को कंप्लीट कर लेता है, तो वह पास्ट लाइफ का इवेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से हम सारे ग्रहों को देखते हैं, उसका स्वामित्व लेते हैं ग्रह का, कि वह कहाँ का स्वामी है, उस ग्रह का स्वामित्व लेते हैं, उस ग्रह का कारक लेते हैं कि वह ग्रह किस चीज का कारक है, उस भाव का कारक लेते हैं कि वह भाव क्या कारक बता रहा है, उसमें जो भी चीज कॉमन आती है, उस चीज से रिलेटेड व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घटती हैं, और वो घटना पास्ट लाइफ से रिलेटेड होती है। अब कोई भी चीज, कोई भी घटना जब घटती है पास्ट लाइफ से रिलेटेड, तो वह उस दशा, उस ग्रह की दशांतर दशा में ही घटित होती है। जैसे इस केस में यदि हम देखना चाहें कि मंगल से रिलेटेड घटनाएं कब घटित होंगी पास्ट लाइफ से रिलेटेड, जो हमने देखी, तो वह मंगल की दशांतर दशा में घटेगी, गुरु की दशांतर दशा में घटित होंगी। अब हमारा विषय आता है दूसरा, राहु केतु को लेकर के। ये तो हो गया 5 ग्रह जो हमने अभी बात करी थी, चर्चा करी थी कि 5 ग्रहों में से यदि कोई ग्रह वक्री हो। अब राहु केतु, क्योंकि यदि किसी पत्रिका में कोई भी ग्रह वक्री नहीं है, परंतु राहु केतु तो वक्री रहते ही हैं, इस वजह से राहु केतु को हम यदि देखते हैं, तो राहु केतु को देखने के लिए 2 नियम है। पहला, कि राहु केतु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड फल देते हैं, और जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के राशि के स्वामी
के कारकत्व को भी ग्रहण कर लेते हैं, उस भाव उस भावेश के कारकत्व को भी ग्रहण कर लेते हैं, उसके अनुसार भी रिजल्ट देते हैं। और वह डिस्पोजिटर यानी जो भी राहु केतु जहां भी जिस भी राशि में बैठे होते हैं, उस भाव का डिस्पोजिटर जहां भी जिस भी भाव में बैठे होते हैं, उस भाव के रिजल्ट भी राहु केतु दर्शाते हैं। जैसे इस केस में, इस पत्रिका में केतु छठे घर में विराजित है। छठे घर से रिलेटेड वह इवेंट बता रहे हैं कि छठे घर से रिलेटेड पास्ट लाइफ का कोई इवेंट पेंडिंग है। अब षष्ठेश मतलब सिक्स्थ लॉर्ड मंगल की राशि में वह बैठे हैं। मंगल 8वें घर में है, यानी 8th हाउस से रिलेटेड भी केतु बता रहे हैं कि 8th हाउस से रिलेटेड भी कोई इवेंट पेंडिंग है। अब मंगल जो है वो लग्नेश भी हैं। केतु के डिस्पोजिटर मंगल षष्ठेश होने के साथ साथ अष्टमेश अष्टम भाव में बैठे हैं, परंतु वह लग्नेश भी हैं। तो केतु ये बता रहे हैं कि वह छठे घर से, लग्न से और 8वें घर से इवेंट वो बता रहे हैं कि कोई पास्ट इवेंट है। अब छठा घर हमें पता है कि डिस्प्यूट्स का है, लड़ाई झगड़ों का है, डिस्प्यूट्स का है, रोग शत्रु ऋण का है। और मंगल जो है वो वहां के स्वामी बन गए, और मंगल जो है वो कारक है डिस्प्यूट्स के, लड़ाई झगड़ों के। तो ये कंफर्म हो रही है बात कि कुछ लड़ाई झगड़े से रिलेटेड, कुछ डिस्प्यूट से रिलेटेड कुछ पेंडिंग कर्मा है। इस तरीके से हमने केतु का देख लिया। अब इसी तरीके से राहु का देखना है कि राहु जहां बैठे हैं यानी 12वें घर में बैठे हैं, तो 12वें घर से रिलेटेड कुछ इवेंट है, पहली चीज। और राहु के डिस्पोजिटर यानी राहु जिनकी राशि में बैठे हैं, शुक्र की राशि में, वो जहां बैठे हैं वो भी 12वें घर में ही बैठे हैं। तो 12वें घर का इवेंट कंफर्म हो गया कि 12वें घर से रिलेटेड इवेंट, जो भी 12वें घर के इवेंट हैं के कारकत्व हैं, जो भी 12वें घर के कारकत्व हैं वो, और शुक्र के कारकत्व में जो भी चीजें कॉमन है, वो चीजों से रिलेटेड इवेंट पेंडिंग है पास्ट लाइफ का। इस तरीके से ही हमने राहु केतु का देखना होता है। जैसे हमने केतु का मंगल का देखा, ऐसे ही राहु शुक्र का हमने देखना है। इसी तरीके से बाकी ग्रहों का देखना होता है। राहु केतु के केस में ये थोड़ा सा अलग हो जाता है मेथड, परंतु इसमें देखना बहुत ही इजी है। यदि बेस हमारा क्लियर है, हमें पता है कि ग्रहों का कारकत्व हमें पता है, भाव का कारकत्व हमें पता है, तो हम इजीली किसी का भी पास्ट लाइफ का वो इवेंट निकाल करके दे सकते हैं, पेंडिंग कर्मा निकाल करके दे सकते हैं। तो ये तो हो गया ग्रहों का हमने निकालना देखा। इसके बाद हमारा आता है कि दशाओं के ऊपर। तो दशाओं का मैं आपको बता दूं, दशा एनालिसिस करने के लिए वक्री ग्रहों का, पहली चीज कि कोई भी वक्री ग्रह की जब दशा चलती है तो अंतरदशा उसी की आती है। वो तो सामान्य सा नियम है कि जो भी ग्रह की दशा होती है, अंतरदशा उसी ग्रह की आती है। तो जब वक्री ग्रहों की दशा आती है और उनमें उन्हीं का जब अंतर आता है, तो वो टाइम पीरियड जातक के लिए बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाला होता है। इसी तरीके से जब वक्री ग्रहों, जैसे मंगल की अंतर महादशा यदि चल रही है और उसमें गुरु का अंतर आ जाए, केतु का अंतर आ जाए, राहु का अंतर आ जाए, शनि का अंतर आ जाए, यानी वक्री ग्रहों का किसी का भी अंतर आ जाए वक्री ग्रहों में, वो टाइम पीरियड भी जातक के लिए बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाला होता है। ये चीज आप आंख बंद करके किसी को भी पेपर में लिख करके दे सकते हैं कि आपकी लाइफ में ये इवेंट इस टाइम पर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाला समय रहने वाला है। तो ये वक्री ग्रहों का दशा में एनालिसिस इस तरीके से करा जाता है। तो इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनको आगे आगे और भी कंफर्म करेंगे। आगे वाले सेशन में दृढ़ और अदृढ़ कर्म कैसे देखते हैं, वो भी उसको भी देखेंगे कि कैसे देखा जाता है दृढ़ और अदृढ़ कर्म। तो इन सब चीज़ों को आगे वाले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए सीखते रहें, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद। प्रणाम।